तो चलिए यहाँ पर आज हम देखते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में। इसमें हम अब बताने वाले हैं आपको एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी के बारे में। थर्मल इंजीनियरिंग है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा रखा है, लेकिन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी इस समय चल रही हैं। इसमें आपको एंट्रोपी बताएंगे, एंथैल्पी बताएंगे, इंटरनल एनर्जी बताएंगे। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 है। और देखिए वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी है तो बहुत छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, ओनली डिफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। आप लोगों को समझना तब पड़ेगा जब आपके विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेज आएंगे। 7-8 प्रोसेसेज हैं, अगले ही चैप्टर में है शायद, तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है। और आपसे अगर बात करें तो यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी फर्स्ट चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा। और अभी तक की पूरे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर थर्मल इंजीनियरिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। थर्मल इंजीनियरिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर विजिट करिएगा और एक एक वीडियो को देखकर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी मतलब आप बोल सकते हैं आंतरिक ऊर्जा। आपने विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा और अनेक प्रकार की काइनेमेटिक जो होते हैं आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें भी अनेक प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में ही आपको पढ़ना भी है। तो देखते हैं आंतरिक ऊर्जा होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए डिफिनेशन। डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और हाँ, इसको हम आपको समझा कर बताते हैं। देखिए क्या रहा है डिफिनेशन में, आपका ये कह रहा है कि किसी सिस्टम की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एवं मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यानी मोशन के फलस्वरूप सिस्टम में निहित ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी मान लीजिए कोई सिस्टम है, डिफिनेशन हटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हैं, अपने बुक में देखिए या कॉपी में देखिए। क्या रहा है, ये रहा है कि किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोई सिस्टम है आपका, कोई कोई सिस्टम है, इसकी जो आणविक संरचना होती है, कोई सिस्टम है, इसकी आणविक संरचना जो होती है, तो इसकी कोई आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी, इसकी कुछ ऊर्जा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी सिस्टम की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी किसी सिस्टम की आणविक संरचना, तो आणविक संरचना की कोई एनर्जी होगी, एकदम होगी। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यानी मोशन का ये रहा है कि आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप, यानी ये तो स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, इसकी कुछ एनर्जी रहेगी। और इसमें कह रहा है अणु की आणविक संरचना में जो अणुओं की गति होगी, आणविक संरचना तो यह है ही, इसमें अणु तो रहेंगे अंदर पूरे, तो इसके अंदर जो आपके क्या रहेंगे, अणु रहेंगे, उनकी जो गति है, इसके अंदर जो अणु है उसकी जो गति है यानी उसकी जो मोशन है, उससे उसके फलस्वरूप जो इसमें निहित ऊर्जा यानी इसमें आणविक संरचना में और आणविक संरचना जब में जो अणु है वह गति कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी हो रही है, अगर वह सिस्टम में निहित है तो उसको ही हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब ये समझने का प्रयास आप लोग फिर से करिएगा। कहना यह चाह रहा है कि यह आणविक संरचना है, यह आपका आणविक संरचना है, ठीक। किसी सिस्टम की आणविक संरचना हो गई, मान लीजिए आप समझाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो अणु रहेंगे इनकी जो मोशन हो रही है, तो आणविक संरचना की एनर्जी जो है और इसमें जो मोशन हो रहा है, यह भी एनर्जी जब सिस्टम में आपके निहित होती है, यानी सिस्टम में ही आपकी यह एनर्जी जो है निहित रहती है यानी उपलब्ध रहती है, तो इसी एनर्जी को हम आंतरिक ऊर्जा बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखते हैं आगे, इससे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इससे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। और आपको ये बता दें कि यह भी जो है यह आपका सिस्टम का ही एक गुण होता है, यानी जो निकाय होता है वह सिस्टम का ही एक गुण होता है, इंटरनल एनर्जी।
और यह जो होता है यह अदृश्य होता है, इसे आप लोग सीन नहीं कर सकते हैं। यह क्या होता है, यह अदृश्य होता है और इसे हम ओनली केवल महसूस कर सकते हैं। किसको, इंटरनल एनर्जी को, यानी आंतरिक ऊर्जा। यह अदृश्य होता है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसे यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू बराबर आप लोग लिख सकते हैं, यू बराबर लिख सकते हैं इंटरनल काइनेमेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये सब अंदर की यही ऊर्जाएं हैं। ठीक, इंटरनल एनर्जी ही हैं। और आपको ये बता दें, जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी यानी जो यू होता है, यह डिपेंड किस पर करता है, यह जो है जो इसमें परिवर्तन होता है, सॉरी, जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है, यह इसके जो सिस्टम रहता है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, उसी के कारण आपके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आता है। तो आप लोग लिखिएगा डी यू इक्वल टू एम सी वी इंटू डी टी। तो यहाँ ये फार्मूला है आपका इंटरनल एनर्जी का मेन फार्मूला, जो आपके थर्मल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ डी यू क्या है, डी यू जो है यही आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यही जो है आप लोग इसको लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसे आप लोग लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पर यम क्या है, यम जो है आपका जो सिस्टम के अंदर का जो द्रव्यमान है, और सी वी क्या है, सी वी आप लोग समझते होंगे कैलफेरिक वैल्यूम, यानी आपका हो गया विशिष्ट उष्मा स्थिर आयतन पर, यानी वी हो गया तो विशिष्ट उष्मा जो रहेगी वह स्थिर आयतन पर आपकी यह विशिष्ट उष्मा है। और टी क्या है, टी क्या है आपका टेम्परेचर में परिवर्तन। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनामिक की। आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में जरूर पढ़े होंगे। तो देखते हैं एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, किसी सिस्टम की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी बोल सकते हैं। मान लीजिए यही आपका सिस्टम है, इसकी जितने भी ऊर्जा है, टोटल एनर्जी जो है इसकी, इसी को हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक, डिफिनेशन नोट डाउन करिए, उसको अभी समझाते हैं, उसमें अभी और समझाना है आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कमेंट शेयर आपको करना ही पड़ेगा, और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो कहिए क्या रहा है, कह ये रहा है कि किसी सिस्टम की संपूर्ण ऊर्जा को हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। और संपूर्ण ऊर्जा आप लोग एंथैल्पी तो बोल रहे हैं, हाँ संपूर्ण ऊर्जा, लेकिन ये संपूर्ण ऊर्जा क्या है, संपूर्ण ऊर्जा यानी जो पूरी एनर्जी है उसको भी समझना जरूरी है। तो संपूर्ण एनर्जी को हम समझते हैं, इसमें कौन कौन सी एनर्जी आपकी आएंगी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फ्लो एनर्जी, यानी जो फ्लो एनर्जी यानी आपकी क्या है, वह यह प्रवाह ऊर्जा, यानी जो फ्लो के कारण एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वह भी आएगी संपूर्ण ऊर्जा में। और इसमें आपका ये भी आएगा इंटरनल एनर्जी, यानी इसमें आ गया आपका क्या, इंटरनल एनर्जी। डिफिनेशन में आपको बताया गया था कि सिस्टम की संपूर्ण ऊर्जा, तो संपूर्ण ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि फ्लो एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। संपूर्ण ऊर्जा जो होता है वह प्रवाह ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का संयुक्त रूप होता है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा अभी आपने पढ़ा, इंटरनल काइनेमेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिक ऊर्जा जो भी था आपका, ये सब आपके हो गए किसमें, एंथैल्पी में, यानी संपूर्ण ऊर्जा का रूप हो गया। ठीक, इतना हो गया। और जो आपका यहाँ फ्लो एनर्जी है उसको भी समझना तो ज़रूरी है कि फ्लो एनर्जी में क्या आता है, इंटरनल एनर्जी समझ लिया, लेकिन इसमें फ्लो एनर्जी भी तो आया है आपका संपूर्ण ऊर्जा में। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपके जो यांत्रिक ऊर्जा यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, या जो आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, वो आ जाता है आपका फ्लो एनर्जी में। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसको हम कैपिटल एच से
रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम यानी एंथैल्पी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है, आप लोग अपने नोट्सबुक में लिखिएगा, किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है। एग्जामिनर आपसे बाइबल लेने आएगा तो पूछ सकता है कि एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, तो किलो जूल पर केजी होती है। और इसका फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू पी वी प्लस यू। क्या हो गया? पी वी प्लस यू। ओके। और जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो डी एच इज इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू प्लस डी यू। यानी डी एच जो है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन है, डी डब्ल्यू जो है वह कार्य है, डी यू क्या है? आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डी डब्ल्यू जो कार्य टोटल है। तो आपको समझ में आया होगा एंथैल्पी आपकी क्या होती है। तो अपने नोट्सबुक में लिखते हुए जरूर चलिएगा। और ये जो आपकी एंथैल्पी है, ये जो एंथैल्पी होती है यह आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? यह आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी एंथैल्पी होती है वह आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमने आपको बताया था विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था। अगर यहीं पर अगर बात कर लें, हम किसकी बात कर लें? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में भी हमने आपको ये बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कि जिसका जो मान होता है वह मास पर निर्भर नहीं करता। यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वह मास पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एंथैल्पी जो है मास पर निर्भर कर रहा है, तो आपका क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर ही बात कर लें हम स्पेसिफिक एंथैल्पी की, तो यह क्या होगा? यह आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि जितने भी स्पेसिफिक आ जाती हैं, स्पेसिफिक वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाता है तो वह आपका कहाँ जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में वो सब चला जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर किसी भी एनर्जी में या किसी भी गुण में अगर स्पेसिफिक आ गया तो वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एंथैल्पी हो गया, पूरा डिफिनेशन हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब हो गया। तो इस प्रकार जब आप लोग लिखेंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छा नंबर जरूर देगा। आगे देखते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? तो एंट्रोपी को समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हीट। तो हीट आप लोग जानते हैं, मतलब उष्मा। हीट को आप लोग देख कर तो बता नहीं सकते, टच करना पड़ेगा या दूर से आपको कुछ मतलब गर्माहट या ठंड ठंड की कुछ मतलब महसूस होगा। तो उस प्रकार से आप लोग हीट को देख सकते हैं, मतलब देख नहीं महसूस करते हैं आप लोग हीट को। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी जो होता है यह जो होता है आपका किसका फंक्शन होता है? एंट्रोपी जो है यह हीट की मात्रा का फंक्शन होता है। पहला डिफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद इस डिफिनेशन को अपने नोटबुक में लिखिएगा। अभी हम डिफिनेशन पढ़कर आपको समझा रहे हैं। अगर कहीं पर कुछ डाउट लग रहा होगा आपको तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं। नोट डाउन कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कोई बात नहीं। एंट्रोपी यह जो है हीट की मात्रा का फंक्शन होता है, यानी जो यह है उष्मा की मात्रा का यह एक फंक्शन होता है। कौन? एंट्रोपी, जो हीट को वर्क में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। यानी यह जो एंट्रोपी है, अगर हीट है कहीं तो उसको यह वर्क में, हीट जो है यह वर्क में चेंज कर सकता है, हीट को वर्क में चेंज करने की संभावना रखता है, यानी कर सकता है। कौन? एंट्रोपी। तो आप लोग लिखेंगे यह हीट का एक फंक्शन होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की संभावना रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है। कौन? एंट्रोपी। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा और यहाँ तक हो जाएगा। और हाँ, इससे हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इससे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसमें कुछ एक क्लॉसियस का कथन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी इसका जो भी फार्मूला है आगे आपको हम बता देंगे। तो देखिए, एक
क्लॉसियस का एक असमानता का रूल था, यानी क्लॉसियस इन इक्वलिटी, यानी CLASSIUS, क्लॉसियस इन EQUALITY, यानी क्लॉसियस के इन इक्वलिटी रूल के आधार पर ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई सिस्टम पूर्ण चक्रीय प्रक्रम, यानी पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है, तब पूरे चक्र में जो राशि है dq/dt जो है, इसका समाकलन जो होता है dq/t जो है, इसका समाकलन क्या होता है, 0 से भी कम होता है। तो आप लोग इस कथन को समझे नहीं होंगे, तो इसका समझने का मेन कारण ये है, आपको बताते हैं। ठीक, मतलब ये कहा था क्लॉसियस इनइक्वालिटी रूल के लिए उन्होंने ये बताया था कि जो आपका पथ समाकलन, ठीक, dq/t इज इक्वल टू 0 होता है, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको हम अभी लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कहा गया था, क्लॉसियस इनइक्वालिटी रूल में ये कहा गया था कि आपका dq/t इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड, और कहा गया था dq/t इज ग्रेटर देन 0, ये था आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक, और एक इसमें और ये कहा गया था कि पथ समाकलन dq/t इज ग्रेटर देन 0, ये था आपका फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यही था इनइक्वालिटी रूल में, तो इसमें और कुछ नहीं था बताना, आपको यही सब बताना था, इनइक्वालिटी रूल में यही सब होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब एंट्रोपी जो है, इसका डेफिनेशन आपको पता हो गया कि हीट की मात्रा का फंक्शन होता है जो हीट को वर्क में परिवर्तित करने की संभावना रखता है। क्लॉसियस का इसमें एक इनइक्वालिटी का रूल था जो कि इन्होंने बताया था, बद्ध समाकलन dq/t इज इक्वल टू, देखिए हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, बद्ध समाकलन सबको समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, फिर हमने आइसोलेटेड के लिए बताया, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताया। इस प्रकार से जो आपका एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती किया बुक में आपके, जब आगे चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं, 7 या 8 प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा एंथैल्पी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि वह हर प्रोसेस में यूज होने वाला है, तो उसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं है, लेकिन वहाँ पर डायग्राम आपको मिलेगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें परिवर्तन ये होता है ds इज इक्वल टू पथ समाकलन dq/t, यही होता है इसका एंट्रोपी में परिवर्तन। और इसका मात्रक जो होता है जूल पर केजी। ठीक, हो गया, ओके। तो यही था आपका एंट्रोपी, और एंट्रोपी के कुछ लक्षण भी होते हैं, कुछ इसके भी गुण होते हैं। वो ये होता है कि अगर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को हम बढ़ाते हैं, ठीक, एंट्रोपी मतलब किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती कब है, जब हम हीट को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर में परिवर्तन कुछ भी ना हो, यानी हीट को अगर बढ़ा रहे हैं और इसका टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहे, तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जब हम हीट को बढ़ा रहे हैं और इसके टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहे, तो आपका यस जो है वह बढ़ेगा। तो सेम कंडीशन में जब इसके हम सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी कब, जब हीट रिजेक्ट होगी, यानी जब हीट आपकी कम कर दी जाएगी, हीट रिजेक्ट होने लगेगी, तो इसकी एंट्रोपी भी घट जाएगी। तो यही सब था जो हमने डेफिनेशन बताया, उसको ध्यान में रखिएगा, और इसका जो फार्मूला बताया अभी लास्ट में परिवर्तन, उसको ध्यान रखिएगा, बस उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। आगे भी आपको उन्हीं सब को बारे में पढ़ना भी है, बहुत ज़्यादा आपका
गहराई तक इसमें नहीं पढ़ना है, एकदम सिंपल फार्मूले पर ही आपको पढ़ना है। और आगे भी आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में भी यही सब पूछा भी जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। अगर आपकी बात करें सेमेस्टर एग्ज़ाम की या आगे जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, प्रतियोगिता एग्ज़ाम हैं, उन सब में भी बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ओनली पूछा जाएगा यही सब डेफिनेशंस के बारे में, इसके यूनिट्स के बारे में और फार्मूले के बारे में। तो गाइस आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करें, सबको बता दें, और आपका चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।